बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक और टैक्स कंपटीशन देखेंगे और आज भी हम इंडिविजुअल टैक्स पेयर की कंपटीशन देखेंगे जिसका स्टेटस रेजिडेंट है और टैक्स ईयर 2023 के लिए हम वर्किंग कर रहे हैं। हमें ये यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है टैक्स पेयर की तरफ से। टैक्स पेयर ने आप कंसल्टेंट हैं और टैक्स पेयर ने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी है और based on that information you have to prepare his or her tax computation for tax year 2023। सबसे पहले उसने बताया है आपको कि सैलरी इनकम है मेरी, मुझे 12 पे चेक्स मिले हैं 83,333 रुपीज़ एंड 30 पैसा। 12 चेक मिले हैं उसे और कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दी हुई। ये बताया कि विथहोल्डिंग टैक्स डिडक्शन नहीं होती और मेडिकल अलाउंस भी नहीं है, तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि ये ग्रॉस सैलरी है, विदाउट टैक्स डिडक्शन मिल रही है और भी कोई डिडक्शन इसमें नहीं है। तो 83,333.3 मल्टीप्लाई 12 10 लाख बनता है। इस साल आपको क्लाइंट ने बताया कि 10 लाख रुपए की सैलरी मुझे मेरे एम्प्लॉयर ने दी है। ये सैलरी की बात हमारी हो गई। ओके, इसको हाईलाइट कर देते हैं। राइट, तो हमने यहाँ सैलरी का एक टैब बना दिया और इस वर्किंग को हमने कोशिश की है कि आईआरएस वाले टेम्पलेट की तर्ज पे बना दिया जाए, कोड्स भी वो यूज़ कर लिए जाएँ ताकि आप इसको यूज़ करते हुए एक डमी रिटर्न बनाकर चेक करें अपनी वर्किंग को। तो आपने 10 लाख रुपए की सैलरी बुक कर दी, ठीक है? और ज़ाहिर है ये सैलरी सब्जेक्ट टू एनटीआर होती है, तो आपने इस सेंटर वाले कॉलम में सब्जेक्ट टू फाइनल टेक्स्ट में कुछ नहीं डाला और ये ऑटोमेटिकली यहाँ एनटीआर वाले कॉलम में प्लेस हो गई। सैलरी का सेक्शन नंबर चार्जिंग क्या था? 12 नंबर हमने पढ़ा था। इसका विथहोल्डिंग सेक्शन क्या था? 149 था। विथहोल्डिंग टैक्स तो कोई कटा हुआ ही नहीं है। फिर ये कि हमने सेक्शन नंबर 12 में ये भी पढ़ा था कि सैलरी के अगेंस्ट कोई डिडक्शंस नहीं मिलती। फॉर एग्जांपल आप ये नहीं कर सकते कि सैलरी के अगेंस्ट भाई मैं ऑफिस जाता हूँ, मेरी ट्रैवलिंग होती है, मेरा पेट्रोल लगता है तो मैं उसको माइनस कर सकूँ। नहीं, यू आर नॉट अलाउड टू डू सो। व्हाई? क्योंकि सेक्शन 12 में ये बात लिखी थी कि सैलरी इनकम के अगेंस्ट में कोई भी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। ओके, सो आगे चलते हैं। आगे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की डिटेल दी गई है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में आपको क्लाइंट ने क्या इन्फॉर्मेशन दी है? ये इन्फॉर्मेशन दी है कि जी मुझे 12 महीने के चेक्स मिले हैं और एक चेक था 41,666.6। तो 5 लाख रुपए की टोटल रेंटल इनकम आई है इनके पास। का मतलब है कोई प्रॉपर्टी है जो कि बिल्डिंग है। और यहाँ कैसे पता चला बिल्डिंग है? ये देखें, लिखा है बिल्डिंग की इंश्योरेंस पे किया है, ठीक है। एक बिल्डिंग है इनके नाम पे, जो ज़ाहिर है इनकी वेल्थ में रिपोर्ट हो रही होगी, उसे इन्होंने किराए पे दिया है। तो अब इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हो गई और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का चार्जिंग सेक्शन क्या था? सेक्शन नंबर 15, राइट। और 15 ए जो था उसमें डिडक्शंस की बात थी और 16 के अंदर अनएडजस्टेबल डिपॉजिट्स की टैक्सेबिलिटी की बात थी। हमने 5 लाख रुपए की रेंटल इनकम बुक कर दी। अच्छा, जो बोल्ड कलर में अमाउंट्स हैं, जैसे कि ये वाला है, जैसे कि ये वाला है और ये वाला है, तो ये क्या है? ये सब टोटल्स हुए हैं, राइट। ये डुप्लीकेशन नहीं है बल्कि सब टोटल्स हैं। रेंटल इनकम 5 लाख है और 1/5 रिपेयर्स आपको पता है 15 ए में अलाउड हैं। 5 लाख का 1/5 निकालेंगे तो 1 लाख आ जाएगा और इंश्योरेंस पेमेंट आपको अलाउड है 15 ए में, सेक्शन 15 ए में, तो ये भी आपने ले लिया। तो 1 लाख जमा 13,000, 1 लाख 13,000 की डिडक्शन अलाउड हैं। 5 लाख में से जब 1 लाख 13,000 माइनस किया, आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कितनी आ गई? 3,87,000 रुपीज़। सो अगेन ये सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्स नहीं होती, इसलिए हमने इसको ये एनटीआर के कॉलम में प्लेस कर दिया। चलें, ये बात भी मुकम्मल हो गई और ये भी कि अच्छा, इसमें भी इम्पोर्टेंट बात ये है कि नो विथहोल्डिंग टैक्स डिडक्टेड बाय टेनेंट। टेनेंट इनका ऐसा है जो विथहोल्डिंग एजेंट नहीं होगा, या है तो उसने काटा नहीं है। खैर, हमें तो ये पता चल गया कि कोई एडवांस टैक्स सैलरी के हेड में
और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में नहीं कटा हुआ। अच्छा, हमें याद है कि हमने ये भी बात की थी कि विथहोल्डिंग सेक्शन कौन-सा होता है सैलरी का? सेक्शन नंबर 155। चलें आगे चलते हैं। ओके। हुँ। क्लाइंट ये कह रहा है कि बिज़नेस रिसीट के बारे में बता रहा है कि ड्राइव बिज़नेस इनकम बाय प्रोवाइडिंग सर्विसेज़। सो क्लाइंट सर्विसेज़ का बिज़नेस भी करता है, प्रोविज़न ऑफ सर्विसेज़ करता है। कोई भी सर्विसेज़ हो सकती हैं, डॉक्टर हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है, प्रोफ़ेशनल कंसल्टेंट हो सकता है, ऑडिटर हो सकता है और बता रहे हैं कि विथहोल्डिंग टैक्स डिडक्टेड एट द रेट 10% अमाउंटिंग टू रुपीज़ 1 लाख। तो आप रिवर्स वर्किंग करें। इसका मतलब है इसने 10 मिलियन की सर्विसेज़ दी थी, उस पे 10% 1 लाख रुपए का टैक्स कट गया है। ये, इससे हमने 1 लाख को 10 से डिवाइड करके हमने सेल्स निकाल ली, राइट? डिटेल ऑफ बिज़नेस प्रोवाइडेड एज़ क्लेम्ड, ये लिखना मैं चाह रहा था डिटेल ऑफ बिज़नेस एक्सपेंसेस। तो बिज़नेस के आगे आप एक्सपेंस का वर्ड ऐड कर लीजिएगा, राइट? सो डिटेल ऑफ बिजनेस एक्सपेंसेस प्रोवाइडेड एज क्लेम्ड, क्या मतलब? मतलब ये मैंने बिजनेस के खर्चे क्लाइंट ने जो दिए थे यहाँ लिख दिए, राइट? तो मैंने वहाँ नहीं लिखे, अंग्रेजी में टेक्स्ट में यहाँ लिख दिए। ओके, अब हम पीएनएल बना लेते हैं। टैक्स रिटर्न में ये कोड यूज़ करते हुए आप क्या करेंगे, इसका ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा नहीं क्योंकि गुड्स तो बिक नहीं रहे। तो हमने अदर रेवेन्यूज़ में अदर में जाके 10 लाख की 10 लाख की इनपुट कर दी और जो खर्चे उन्होंने प्रोवाइड किए थे उनको रेलेवेंट हेड्स में डाला। अब 10 लाख रुपए में से 5,28,000 के खर्चे माइनस कर दिए, तो नेट प्रॉफिट क्या आया? 4,72,000 रुपए, राइट? सो 4,72,000 आ गया। अब इसके अलावा और कोई सोर्स इनकम नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, हमने सेक्शन नंबर 11 में पढ़ा था कि हेड्स ऑफ इनकम कितने होते हैं? 5। अब इन साहब की, इन इंडिविजुअल की 3 हेड्स ऑफ इनकम में इनकम आई, सैलरी में आई 10 लाख, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में आई 3,87,000 और इनकम फ्रॉम बिज़नेस में आई 4,72,000। और एक बहुत अहम इन्फॉर्मेशन है जिसके लिए सवाल बनाया गया है, वो ये है कि इनकी जो सर्विस बिज़नेस है, उस पे विथहोल्डिंग हुई हुई है 1 लाख रुपए की और हम ये देख चुके हैं सेक्शन नंबर 153 में कि अगर सर्विसेज़ पे आपकी विथहोल्डिंग हो जाए, तो ये जो विथहोल्डिंग टैक्स होता है, क्या होता है? एडजस्टेबल होता है या मिनिमम होता है या फाइनल होता है, क्या होता है? ये मिनिमम होता है और जब मिनिमम होता है तो फिर हमें ऐसी इनकम के लिए मिनिमम टैक्स रेज़ीम में जाना पड़ता है और मिनिमम टैक्स रेज़ीम में हमें क्या करना पड़ता है एमटीआर में? नॉर्मल टैक्स को और मिनिमम टैक्स को कंपेयर करते हैं और व्हिच एवर इज़ हायर वो टैक्स बन जाता है। तो हमें इनकम फ्रॉम बिज़नेस के लिए ये काम भी करना होगा। अब हम आगे चलते हैं। सो अब हमने अब क्या किया, इनकम फ्रॉम सैलरी जो वर्कआउट हुई थी उसे यहाँ लिख दिया, उसके बाद इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को लिख दिया और उसके बाद इनकम फ्रॉम बिज़नेस को लिख दिया। अच्छा देखें, इन तीनों इनकम में से कोई भी इनकम सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्स नहीं है। मिनिमम टैक्स होना भी नॉर्मल टैक्स की एक किस्म है, फाइनल टैक्स से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है? सो पहले वाले पेज पे देखें, मैंने जो ये वाला कॉलम है, इसमें कहीं पर भी कोई फ़िगर नहीं डाली। तो आपको भी इसमें आईआरएस पे भी कहीं पर कोई फ़िगर नहीं डालनी है इस पूरे कॉलम में, राइट? ओके। तो अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? अब आपकी जो टैक्स टोटल इनकम आ गई, वो आ गई 1.859 मिलियन। उसके बाद डिडक्टिबल अलाउंस कोई है नहीं। हमने पढ़ा हुआ है डिडक्टिबल अलाउंस 4 होते हैं, ज़कात, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ, डब्ल्यूपीएफ और एजुकेशनल एक्सपेंसेस। तो कोई भी उसके बारे में बात हुई भी नहीं है, तो टैक्सेबल इनकम सेम हो गई 1.859 मिलियन। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि अब हम ये चेक करेंगे कि टैक्स रेट क्या लगेगा। उसके लिए हम ये जो सैलरी है, सैलरी की परसेंटेज निकालते हैं टू टैक्सेबल, यानी सैलरी टू टोटल टैक्सेबल इनकम रेशियो निकालेंगे, जो कि बना 54%। ये कैसे आया 54%? हमने
1 मिलियन को डिवाइड कर दिया 1.859 मिलियन से, 18,59,000 से, तो ये आ गया 54%। और आपको पता है कि फर्स्ट शेड्यूल में पार्ट 1 डिवीजन 1 में 2 टेबल दिए हुए हैं। पहला टेबल इंडिविजुअल और एओपी के रेट्स प्रोवाइड करता है, चाहे इंडिविजुअल कोई भी हो, चाहे सैलरीड पर्सन ही क्यों ना हो, तो बाय डिफ़ॉल्ट टेबल 1 के रेट लगते हैं। लेकिन एक और टेबल दिया गया है, टेबल 2, उसके फ़ौरन बाद। टेबल 2 उन इंडिविजुअल्स के लिए लगता है अगर इंडिविजुअल की सैलरी 75% ऑफ टैक्सेबल इनकम से ज़्यादा हो। यानी फॉर एग्जांपल टोटल इनकम 100 रुपए की है, तो टैक्सेबल इनकम 100 रुपए की है, तो सैलरी कितनी होनी चाहिए? 75.1% होनी चाहिए। तो हमारे केस में तो सैलरी ज़्यादा है ही नहीं, तो हमारे केस में क्या लगेगा? टेबल 1। तो मैंने यही लिखा है, टेबल 1 एप्लीकेबल ऑफ डिवीजन 1 ऑफ पार्ट 1 ऑफ सेकंड शेड्यूल, राइट। क्यों? क्योंकि जो सैलरी है वो 75% से ज़्यादा नहीं है। चलें, अब हमने टेबल देखा, जब हम फर्स्ट शेड्यूल टेबल में गए, तो वहाँ हमने देखा कि ये जो जिस स्लैब में आ रहा था, उस स्लैब की हमने वर्किंग की, तो उस स्लैब के मुताबिक 12 लाख रुपए पे फिक्स टैक्स आ रहा था 60,000 रुपए, और 12 लाख से एक्सीडिंग अमाउंट पे 659,000 पे साढ़े 17%, 1,15,325 रुपए। अब 60,000 को और 1,15,325 रुपए को अगर आप ऐड कर देंगे, तो टैक्स अमाउंट आ जाएगी 1,75,325। सो ये नॉर्मल टैक्स आ गया। ये टैक्स इंडिविजुअल का आ गया। लेकिन अब हमें इसमें एक एडजस्टमेंट करनी है। क्या हमारा ये टैक्स है या ये टैक्स नहीं है? इसके लिए अब हमें एक काम करना है कि इस टैक्स में देखें, 175 के अंदर 3 हेड्स का टैक्स मौजूद है। जो इनकम फ्रॉम सैलरी है, उसका भी टैक्स मौजूद है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का भी और इनकम फ्रॉम बिज़नेस का भी। हमें सिर्फ़ एक हेड के लिए एक एडजस्टमेंट करनी है, इनकम फ्रॉम बिज़नेस का जो शेयर इस टोटल जो नॉर्मल इनकम टैक्स में है, उसको कंपेयर करना है मिनिमम टैक्स से। तो उसमें सबसे पहला स्टेप तो ये है कि हम ये देख लें हमारा एवरेज रेट क्या आया। सो 175,325 को आप डिवाइड कर दें, यानी जो नॉर्मल इनकम टैक्स है, इसको टैक्सेबल इनकम से डिवाइड कर दें, यानी टैक्स टू टैक्सेबल इनकम रेशियो निकाल लें। 175,325 डिवाइडेड बाय 1.859,000, 18,59,000, तो आपकी जो परसेंटेज आएगी वो आएगी 9.4%। मैंने राउंड कर दिया है, अदरवाइज एग्जैक्ट तो आप चेक कर लीजिएगा क्या आ रही है, 9.451398 इस तरह जो भी आ रही होगी। तो ये एवरेज रेट आ गया। तो अब हमें कंपैरिजन करना है सिर्फ बिजनेस इनकम के लिए कि एवरेज रेट का टैक्स ज़्यादा आ रहा है या मिनिमम टैक्स का। तो उसका कंपैरिजन हमने यहाँ बना लिया। 10 लाख रुपए की सेल्स थी, उसपे मैंने 1 लाख रुपए टैक्स अदा कर दिया, यानी विथहोल्डिंग एजेंट्स ने काट लिया। और इसपे मिनिमम टैक्स क्या बनता है? 1 लाख बनता है 10% के लिहाज से। और ये एट्रिब्यूटेबल प्रॉफिट का क्या मतलब है? यानी मेरा इनकम फ्रॉम बिज़नेस से प्रॉफिट कितना जनरेट हुआ था? वो हुआ था 4,72,000। ये देखिए, इसको मैंने येलो कर दिया, जिसको हमने पेज नंबर 1 में ड्राइव किया था। तो ये 4,72,000 की फिगर एज़ इट इज़ उठ के सिस्टम यहाँ ले आएगा ऑटोमैटिकली आईआरएस पे, आपको कुछ नहीं करना होता। तो ये 4,72,000 की फिगर यहाँ आ गई। इसको ग्रीन कलर कर देते हैं, राइट? सो ये फिगर कहाँ से हम नहीं डालते इसको, बल्कि ये जो येलो वाली फिगर है, ये यहाँ, इसको भी ग्रीन कर देते हैं चलें, ताकि एक रेफरेंस बन जाए। तो ये 4,72,000 की फिगर यहाँ आ गई। और इस 4,72,000 रुपए पे हम टैक्स लगाते हैं कौन-सा? ये वाला 9.4, 9.45 जो भी आ रहा होगा, तो हम 9.4 ही की बात कर लें। तो जब आप 4,72,000 पे 9.4 लगाएँगे तो एग्ज़ैक्ट टैक्स अमाउंट ये बनेगा, 44,515 रुपए। इन अदर वर्ड्स 1,75,325 रुपए जो नॉर्मल इनकम टैक्स है, उसमें बिज़नेस इनकम पर जो टैक्स शामिल है वो है 44,515 रुपए, जबकि मिनिमम टैक्स कितना कटा हुआ है? 1 लाख। और एमटीआर टैक्स रेजिम में हम क्या देखते हैं कि व्हिचएवर इज़ हायर,
सो 1 लाख ज़्यादा है, 44,000 कम है। तो बिज़नेस का टैक्स कितना हुआ? 1 लाख का। तो 44,515 तो ऑलरेडी नॉर्मल इनकम टैक्स में शामिल है, तो हम डिफरेंशियल ऐड कर देते हैं। सो 1 लाख रुपए में से ये जो 1 लाख है, इसको भी मैं ग्रीन कर देता हूँ। इस 1 लाख रुपए में से आप माइनस कर देंगे इस 44,000 रुपए को, तो आपके पास 55,485 रुपए आ जाएगा। ये आपका क्या है? डिफरेंस ऑफ मिनिमम टैक्स चार्जेबल, ये आ गया 55,485 रुपए। तो अब आपका जो एक्चुअल टैक्स चार्जेबल आया, यानी जो एनुअल टैक्स लायबिलिटी आई, वो आई 2,30,810 रुपए की। और क्योंकि 1 लाख रुपए टैक्स आप बिज़नेस इनकम पे कट गया था, वो एडवांस टैक्स है, विथहोल्डिंग टैक्स है, तो आप लेस कर दीजिए, बाकी 1,30,810 रुपए आपको अपनी रिटर्न के साथ जमा कराना होगा। तो ये आज का सवाल था। इस सवाल में हमने सिर्फ ये बात देखी कि एक इंडिविजुअल है, राइट? सैलरी इनकम है जो सब्जेक्ट टू एनटीआर है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है जो सब्जेक्ट टू एनटीआर है। ये कलर्स हटा देते हैं ताकि एलिजिबल हो जाए अच्छा। ओके, इनकम फ्रॉम बिजनेस में सिर्फ स्टोरी ये थी कि इनकम फ्रॉम बिजनेस सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स नहीं थी, बल्कि एमटीआर थी। व्हाई? क्योंकि सर्विसेज इनकम पे टैक्स कट गया था 10%। तो हमने सबसे पहले तीनों इनकम्स को ऐड किया और टेबल 1 के रेट से एक टैक्स निकाल लिया, उसे हमने कहा नॉर्मल इनकम टैक्स। उस नॉर्मल इनकम टैक्स में 3 हेड्स का टैक्स था, सैलरी, प्रॉपर्टी, बिज़नेस। उसमें से हमने बिज़नेस का टैक्स अलग किया। अलग करने के लिए हमने रेट निकाल लिया, एवरेज रेट 1,75325 को डिवाइड कर दिया 18,59,000 से, यानी नॉर्मल इनकम टैक्स को टैक्सेबल इनकम से डिवाइड कर दिया, तो हमारा एवरेज रेट आ गया 9.4 समथिंग। अब इस 9.4 समथिंग को हमने बिज़नेस इनकम जो वर्कआउट हुई 4,72,000 से जब मल्टीप्लाई किया, तो 44,515 का ये टैक्स आया। फिर हमने 1 लाख को कंपेयर किया 44,000 से, तो 1 लाख ज़्यादा था, तो दोनों का डिफरेंशियल आया 55,000। इसे हमने अपनी वर्किंग में ऐड कर दिया। क्यों ऐड किया? देखिए, एमटीआर में ये होता है कि आप नॉर्मल टैक्स वर्कआउट करते हैं और जो मिनिमम टैक्स कट गया आपका, मिनिमम टैक्स क्या? जो कि 153 में विथहोल्डिंग हो गई आपकी, हम दोनों को कंपेयर करते हैं। व्हिच एवर इज़ हायर, वो आपका टैक्स एक्सपेंस होता है। तो यहाँ इस केस में बिज़नेस इनकम पे टैक्स आया 44,515, जबकि हायर तो 1 लाख है, तो 1,75,000 में 44,515 शामिल था, तो हमने बैलेंस 55,485 ऐड करके 2,30,810 रुपए की लायबिलिटी वर्कआउट कर ली। और विथहोल्डिंग टैक्स 1 लाख का माइनस करके एडमिटेड इनकम टैक्स का 1,30,809 रुपए का 810 रुपए का आपको चालान जमा कराना होगा। अच्छा, अब आ जाते हैं, जब आप आईआरएस में इन नोट्स को देखकर आईआरएस में एक डमी रिटर्न बनाना चाहेंगे तो क्या करेंगे? मैंने यहाँ पर देखें कोड्स डाल दिए हैं, सैलरी के भी और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के भी और बिज़नेस के भी। इन्हीं कोड्स में आप ये टोटल इनकम भर लें, टोटल का कॉलम भर लें इनकम एक्सपेंस का। एफटीआर के कॉलम को खाली रखेंगे तो ऑटोमेटिकली एनटीआर के कॉलम में डिटेल्स चली जाएँगी, फिगर्स चली जाएँगी। उसके बाद सब कुछ सिस्टम खुद करेगा। हाँ, इस विथहोल्डिंग टैक्स का इनपुट आपको डालना होगा। ये आप कहाँ पे डालेंगे? आपको इसके लिए टैक्स कंप्यूटेशन से ऊपर जो एक एडजस्टेबल टैक्स के नीचे आ रहा होता है फॉर्म, विथहोल्डिंग टैक्स, मिनिमम और फाइनल टैक्स का जो फॉर्म होता है, वहाँ जाकर इस कोड में आपको लिखना होगा 1 मिलियन सेल्स और टैक्स डिडक्टेड 1 लाख, बस ये इनपुट देना होगा। जब आप ये इनपुट आईआरएस को देंगे तो ये सारी वर्किंग आईआरएस आपको ऑटोमेटेड करके दे देगा। मैंने यहाँ भी लिख दिया कि 55,000 कैसे वर्कआउट हुआ, ठीक है? तो ये आज के लिए हमारी एक एक्सरसाइज़ हो गई और अगली एक्सरसाइज़ इसी से मिलती-जुलती है, वो भी मिनिमम टैक्स के इम्पैक्ट को क्लियर करने के लिए है कॉन्सेप्ट को, तो इंशाल्लाह अगली क्लास में हम उसे देख लेंगे। अगर आपको ये नोट्स चाहिए हों और या एक्सेल में इसकी वर्किंग हुई हुई है जिसमें फ़ॉर्मूला लगा हुआ है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर लीजिएगा या कमेंट में ईमेल लिख दीजिएगा तो मैं आपको शेयर कर लूँगा।
अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।